जोहार साथियों, ढाल एकेडमी में आपका स्वागत है। जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा, कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं यहाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होंगे। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1, बालू का टीला बनाने में कौन सा कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए जल, बी वायु, सी हिम, डी बादल। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा वायु। प्रिय मित्रों, बालू के टीला का जो निर्माण होता है वह किस तरह होता है, इसको हम लोग समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। जब तीव्र गति से बहने वाली पवन चट्टानों से टकराती है तो चट्टान के कुछ मुलायम अंश फूट कर नीचे गिरती है। ये छोटे छोटे कण फिर वायु के द्वारा दूसरे जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं। बालू का ढेर एक विशेष शेप धारण कर लेता है जिसे सैंड ड्यून्स कहते हैं, अर्थात बालू का टीला कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है, मान लीजिए ये बालू यहाँ टूट फूट करके इसको आगे बढ़ते जा रहा है और आगे जा कर के जब पवन की जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है तो वो जो कण होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और इस तरह की संरचना होती है जिसे हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। ना हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। क्लिफ्स के निर्माण में कौन सा कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए समुद्री लहरें, बी वायु, सी हिम, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा समुद्री लहरें। प्रिय मित्रों, अब हम लोग क्लिफ्स की जो बनावट होती है, जो इसका शेप होता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और ये कैसे बनता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग ये समझेंगे कि समुद्री लहरों द्वारा लगातार चट्टानों का अपरदन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप खड़ी किनारे वाली चट्टानों की संरचना बनती है जिसे क्लिफ्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये समुद्र का एरिया है। इस तरह से समुद्री की लहरें जब ऊपर की ओर जाती है तो इस साइड में पत्थरों का जो चट्टान होते हैं उससे जाकर टकराती है, जिसके कारण इसका कटना छटना होता है, अपरदन होता है, जिसके कारण इस तरह की एक संरचना बन जाती है खड़ी ढाल की जैसा, जिसे हम लोग क्लिफ्स कहते हैं। ये समुद्र के इलाका में ये क्लिफ्स का निर्माण होता है। ना हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी होगा। इन सभी राज्यों में काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। नाउ प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। कपास को उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए लाल मृदा, बी दोमट मृदा, सी काली मृदा, डी ए और बी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा काली मृदा। प्रिय मित्रों, काली मृदा में मॉइस्चर रखने की क्षमता अधिक होती है। नमी मृदा कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, जिसके कारण काली मृदा में कपास अधिक उत्पादन होता है। ना हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए स्थलाकृति, बी जल बहाव, सी जंतुओं के आवास। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा स्थलाकृति। जियोमॉर्फोलॉजी में स्थलाकृति लैंड फॉर्म का अध्ययन किया जाता है। ना हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्न में कौन है? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, बी अमेजन डेल्टा, सी नील नदी का डेल्टा और डी नर्मदा गंगा नदी का डेल्टा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ना हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए भूकंप, बी ज्वालामुखी, सी पहाड़, डी नन ऑफ दीज। तो सिस्मोलॉजी का जो अध्ययन होता है वो भूकंप का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ना हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? ऑप्शन ए मेरियाना गर्त, बी सुंडा गर्त, सी एपिक और डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा मेरियाना गर्त। प्रिय मित्रों, विश्व का सबसे बड़ा गर्त जो मेरियाना गर्त है वो पैसिफिक ओशन में है, अर्थात प्रशांत महासागर में है, जिसकी गहराई समुद्री सतह से 11,034 मीटर है। ना हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगों को मापने का यंत्र निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ,
बी रिएक्टर पैमाना, सी फाइडोमीटर और डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा रिएक्टर पैमाना। यह एक यंत्र है जिसके द्वारा भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार 1935 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। now हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। बैरन द्वीप किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? ऑप्शन ए सक्रिय ज्वालामुखी, बी मृत ज्वालामुखी, सी सुषुप्त ज्वालामुखी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा सक्रिय ज्वालामुखी। प्रिय मित्रों, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है तथा यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। now हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। मृदा अपरदन का कारण है? ऑप्शन ए वनों की कटाई, बी पशु का अति चराई, सी ए और बी दोनों, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सी होगा ए और बी दोनों। जब वनों की कटाई होती है तो उसकी जड़ें जब कमज़ोर हो जाती है तो वहाँ की मिट्टी ढीला हो जाने के कारण वह एक जगह से दूसरी जगह उसका अपरदन हो जाता है और पशु का अति चराई के द्वारा जो घासों का चरा जाता है, ये पेड़ पौधों का चरा जाता है, ये कारण भी मृदा अपरदन का कारण होता है। ना हम लोग प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। लाल मृदा का रंग लाल किसकी उपलब्धता के कारण होता है? ऑप्शन ए आयरन, बी फास्फोरस, सी तांबा, डी कोबाल्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा आयरन। ना हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। कॉटन मृदा के नाम से किस मृदा को जाना जाता है? ऑप्शन ए लाल मृदा, बी काली मृदा, सी जलोढ़ मृदा, डी लैटराइट मृदा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा काली मृदा। ना हम लोग प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। निम्न में कौन दो नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी नर्मदा, डी ए और बी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा ए और बी दोनों। नौ प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन का कारण है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी उद्गार, बी भूकंप, सी मृदा अपरदन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्नों का संकलन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होंगे। हमारे ढाल एकेडमी चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आप ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।